हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज जो है अपन सुश्रुत संहिता का जो है फर्स्ट से लेकर के आपका 20 तक का जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को आंसर देना है। पिछले टाइम से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में भी आंसर नहीं देते हैं, पर चैट बॉक्स में भी आपको आंसर देना है। ट्राई किया करो, पेन कॉपी तो है ही, पर चैट बॉक्स में भी आपको आंसर देना है। ट्राई किया करो एटलीस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ सेलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढने के लिए जो आ सकते हैं IPGT 2023 में। तो उसके चक्कर में मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाऊँगा। 1 घंटे की वीडियो रहेगी आपकी, 1 घंटा इन द सेंस 50 क्वेश्चंस। 1 घंटा नहीं बोल सकते अपन, कि हर दिन अपन जो है जब ये सेशन होगा आपका, तो उस दौरान अपन जो है सेशन में 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका लाइव चैट बॉक्स में जिसमें आपको आंसर देने हैं और खुद से एनालिसिस करना है, जो मेरे साथ रहेगा। और 50 क्वेश्चंस के आंसर के साथ में विथ रेफरेंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा, यानी कि 100 क्वेश्चन जो मैंने बोला था वो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। PDF आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा जो ग्रुप है उसमें। तो आपको 50 में कितना नंबर पाया हो उसका आपको आंसर देना है, अभी मेरे साथ जो करोगे प्रैक्टिस उसका। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि टाइम इशू हो रहे हैं। देखो बहुत सारा मेरे को ऐसा है कि बहुत सारे आपको पता है कि बहुत सारा सिलेबस है, लेंदी है। तो उसमें से भी सेलेक्टेड टू सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं या फिर नए क्वेश्चन, उनको लाना वो थोड़ा मुश्किल है। मतलब मुश्किल इन द सेंस, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर आप जैसे कि अपन लोग ऐसे लाइव चैट बॉक्स में करेंगे तो 2 घंटे में वैसे ही टाइम निकल जाता है। तो 50 क्वेश्चंस अपन यहाँ पे करेंगे। 50 क्वेश्चंस मैं जो निकाला रहूँगा प्रॉपर वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपका सिर्फ मॉर्निंग में होगा, और मॉर्निंग बेस्ट है। क्यों बोल रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ मॉर्निंग बेस्ट क्यों है, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप करोगे तो एग्ज़ाम भी आपका मॉर्निंग में है। मॉर्निंग में आपका माइंड ओपन रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहे। ये सेशन मैं मॉर्निंग में ही क्यों ले रहा हूँ, ताकि आप लोग का माइंड ओपन रहे और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा बना रहे। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपका माइंड ओपन रहे, इस वजह से। और इसी वजह से मैं बोलता हूँ बार बार कि मॉर्निंग का बिल्कुल भी अब ज्वाइन किया करो। जब टेस्ट सीरीज़ भी अपन संघर्ष अभी कुछ दिनों में 19 जुलाई को आपका आएगा, तो वो भी आपका देखेंगे अपन मॉर्निंग या इवनिंग के शेड्यूल के बीच में ही रखेंगे, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज़ भी आपका लॉन्च होने वाला है। तो उस वजह से अगर अपन तीनों चीज़ को एक साथ आप लोग को मैं बोलूँगा तो आप लोग भी थोड़ा सा स्ट्रेस फील करोगे। इस वजह से सिर्फ 50 क्वेश्चन यहाँ पे अपन करेंगे। फिर संघर्ष भी स्टार्ट होगा, तो संघर्ष में आपको ऐसे भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना ही है। वो उसमें तो मैं नहीं रहूँगा, वो तो सिंपल सी बात है, ऑनलाइन ही होगा। जो भी आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे आपको आंसर मिलेंगे, उसको पुटअप करना है। उसमें कुछ नहीं है मेरा हाथ। तो यहाँ पे ये वाला जो हो रहा है तो उसको अपन करेंगे, और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे आज का। तो स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ आप लोग को बताना था कि संघर्ष भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग के ऊपर हेडेक ना हो, क्योंकि आप लोग को पढ़ना भी है। ज़्यादा मैं प्रेशर डालूंगा या ज़्यादा चीज़ों को बोलूँगा कि ये भी प्रैक्टिस ये भी प्रैक्टिस, तो आप लोग ही खुद थोड़ा नहीं कर पाओगे, फिर बाद में थोड़ा स्ट्रेस फील होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को स्ट्रेस फील हो। इस वजह से अपन मॉर्निंग का जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। संघर्ष भी 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सब्जेक्टिव वाइज आप लोगों का प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। तो सब्जेक्टिव वाइज उसमें ऐसा मैं प्रॉपर टॉपिक नहीं बताऊंगा, जैसे अभी मैं टॉपिक बोलता हूँ ना कि ये टॉपिक पढ़ लो वो टॉपिक पढ़ लो, बिकॉज संहिता है, आप लोगों को भी पता है। और संघर्ष में मोस्ट ऑफ द जो आपके सब्जेक्टिव वाइज हैं वो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि रिसर्च स्टैटिक्स हो गया, और बहुत सारे जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। रस शास्त्र भैषज कल्पना के क्वेश्चन हो गए, लघुत्तरी के क्वेश्चंस हो गए। तो जो आपके हैं वो सब आपको संघर्ष में मिलेगा। बाकी बृहद तरीका तो अपन प्रॉपर कर रहे हैं, ये आप लोग को भी पता है। स्टार्ट करते हैं अब जल्दी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, सुश्रुत के सूत्र स्थान का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। और वो क्वेश्चन रहा ये, क्या बोला गया है, डैश तंत्रा नाम व्यय स्थापनम आयुर्मेधा बलकरम रोगापहरणम समर्थम च। बताओ किसके लिए बोला गया है। डैश को आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, फुल करना है उसको। पहला आपका ऑप्शन है वजीकरण, ऑप्शन बी है रसायन, ऑप्शन सी है अदक तंत्र, और ऑप्शन डी है काय चिकित्सा। किसके लिए बोला गया है, फाइनल आंसर जल्दी बताओ। वजीकरण, रसायन, अगत तंत्र, काय चिकित्सा। तो फाइनल आंसर मैं बताया आ रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करने हैं। रसायन तंत्रा नाम व्यय स्थापनम आयुर्मेधा बलकरम रोगापहरणम समर्थम च। क्या आ जाएगा आंसर, तो बी आंसर रसायन के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट तक आपका बी हो गया।
नाउ सेकंड क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया सेकंड नंबर के क्वेश्चन में? धन्वंतरी शब्द में धनु का क्या अर्थ होता है? धन्वंतरी शब्द में धनु का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है चिकित्सा, ऑप्शन बी है रोग, ऑप्शन सी है शैल्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ धन्वंतरी शब्द में धनु का क्या अर्थ होता है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो धन्वंतरी शब्द में धनु का क्या अर्थ होता है? तो शैल्य। धनु का अर्थ क्या होता है? शैल्य होता है। नाउ मैच कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है बताओ? सुश्रुत अनुसार शैल्य तंत्र की प्रधानता का कारण है। बताओ सुश्रुत अनुसार शैल्य तंत्र की प्रधानता का कारण है। ऑप्शन ए है आशु क्रियाकरणम, ऑप्शन बी है यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान, ऑप्शन सी है सर्वतंत्र सामान्यम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताओ बहुत इजी क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा अब स्पीड आपको बूस्टअप करना है क्योंकि 120 क्वेश्चंस रहेंगे। पहले जैसे अपन लोग 1 घंटे का करते थे वैसा अपन नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोग का स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो कोशिश करना आप लोग कि जो 1 लाइन के क्वेश्चन रहे उनके आंसर जल्दी दो। तो बताओ सुश्रुत अनुसार शैल्य तंत्र की प्रधानता का कारण क्या है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो आशु क्रियाकरणम, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान, सर्वतंत्र सामान्यम, यानी कि उपयुक्त डी आएगा यहाँ पे आंसर। तीसरा का आपका क्या है? डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में? तो आचार्य सुश्रुत ने शैल्य शास्त्र को कितने प्रमाणों के आधार पर वर्णित किया है? आचार्य सुश्रुत ने शैल्य शास्त्र को कितने प्रमाणों के आधार पर वर्णित किया है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष अनुमान शब्द युक्ति, ऑप्शन बी है आप्तोदेश प्रत्यक्ष अनुमान इतिहास सॉरी ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष आगमन अनुमान उपमान और ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई भी नहीं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जल्दी आंसर बताओ। चैट बॉक्स में भी ट्राई किया करो, बहुत कम, पिछले टाइम से बहुत कम लोग दे रहे हो तो ये थोड़ा गलत बात है। आंसर आना चाहिए। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच करो। आचार्य सुश्रुत अनुसार शैल्य शास्त्र को कितने प्रमाणों के आधार पर वर्णित किया गया है? तो प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान। आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ का सी आंसर जाएगा। नाउ फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की ओर आप आते हैं। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया? आगंतुज रोगों के अधिष्ठान है। आगंतुज रोगों के अधिष्ठान कितने हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन 4 है डी है 4। आगंतुज रोग के अधिष्ठान हैं कितने हैं बताओ? बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करना। तो आगंतुज रोग के जो अधिष्ठान हैं वो 2 हैं। बी आंसर जाएगा फिफ्थ का। नाउ नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 6 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे बोला गया ब्रह्म की स्थापना किस देश में करते हैं? बताओ सॉरी किस दिशा में करते हैं, सॉरी। तो ब्रह्म की स्थापना किस दिशा में करते हैं बताओ? ऑप्शन ए है पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर और ऑप्शन डी है दक्षिण। किस दिशा में किया जाता है? नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करते चलो। तो ब्रह्म की स्थापना दक्षिण दिशा में की जाती है। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट करना है आप लोगों को, थोड़ा सा बूस्ट अप करो स्पीड को। नाउ 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ और 7 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में कुल अध्यायों की संख्या है। बहुत इजी है। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 46 और ऑप्शन डी है 66। बताओ कितने हैं चिकित्सा स्थान में कुल अध्याय? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करो। वैसे सबको पता है 40, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा 8th नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा गया 8th नंबर के क्वेश्चन में? तो निम्न में से किस व्याधि की चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत उत्तर तंत्र में नहीं किया गया है? नहीं किया गया है उत्तर तंत्र में। बताओ कौन सी व्याधि की चिकित्सा का वर्णन? ऑप्शन ए है कुष्ठ, ऑप्शन बी है रक्तपित्त, ऑप्शन सी है गुल्म और ऑप्शन डी है अतिसार। किसका जो है वर्णन नहीं किया गया है?
सुश्रुत के उत्तर तंत्र में? कुष्ठ, रक्तपित्त, गुल्म, अतिसार। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करो। तो किस व्याधि का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में नहीं किया है चिकित्सा का? तो कुष्ठ। ये आंसर जाएगा 8th का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ 9th नंबर का क्वेश्चन, और वो रहा ये। क्या बोला गया है? सुश्रुत उत्तर तंत्र में कौन कौन से विषयों का वर्णन किया गया है? सुश्रुत उत्तर तंत्र में कौन कौन से विषयों का वर्णन किया गया है? 9th नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है शालाक्य, काय, कौमार्य तंत्र, विष तंत्र। ऑप्शन बी है शालाक्य, कौमार्य तंत्र, रसायन, काय चिकित्सा। ऑप्शन सी है काय चिकित्सा, कौमार तंत्र, भूत विद्या, रसायन। ऑप्शन डी है शालाक्य, कौमार तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या। बताओ उत्तर तंत्र में कौन से विषयों का वर्णन किया गया है? नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो शालाक्य, कौमार तंत्र, काय चिकित्सा और भूत विद्या, इनका वर्णन आपको देखने को मिलता है। डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। बूस्ट अप करना है स्पीड को, ठीक है। तो 10th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तो सुश्रुत निदान स्थान में अध्यायों की संख्या कितनी बताई गई है? बताओ सुश्रुत निदान स्थान में अध्यायों की संख्या कितनी बताई गई है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 12। सुश्रुत निदान स्थान में अध्यायों की संख्या कितनी बताई गई है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो 16 सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 11th नंबर का। क्या बोला गया है? तो औपद्रविक अध्याय है, कौन सा अध्याय है सुश्रुत का? बताओ। सुश्रुत सूत्र स्थान प्रथम अध्याय, ऑप्शन बी चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय, ऑप्शन सी सुश्रुत चिकित्सा प्रथम अध्याय और ऑप्शन डी सुश्रुत उत्तर तंत्र प्रथम अध्याय। बताओ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करना। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र प्रथम अध्याय, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद में 12th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और 12th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है 12th नंबर के क्वेश्चन में? तो औषधियाँ मूर्ख वैद्य द्वारा दी जाने पर डैश समान घातकर होती है। बताओ, मतलब घातक होती है। औषधियाँ मूर्ख वैद्य द्वारा दिए जाने पर डैश समान घातकर मतलब घातक होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शस्त्र, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है विष और ऑप्शन डी है सभी। 12th का आपको आंसर देना है। औषधियाँ मूर्ख वैद्य द्वारा दी जाने पर किसके समान घातक होती है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो यहाँ पे शस्त्र, शनि, विष तीनों जाएगा, उपरोक्त सभी जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर 12th का आपका डी आंसर जाएगा। 13th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है यहाँ पे? आपका जो है कौन से अध्याय का रेफरेंस है ये आपको बताना है। यथा खरस चंदन भारवाही, बहुत इजी है, ठीक है। भारस्य वेता न तु चंदनस्य, नाम से बहुत एकदम इजी एग्जाम्पल है, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा भी है। बताओ ऑप्शन ए है आपका अग्रोफरणी अध्याय, ऑप्शन बी है आपका शस्त्रोच्चारणी अध्याय, ऑप्शन बी है प्रभाषणी अध्याय और ऑप्शन डी है आपका कत्याकृत्यम विधि अध्याय। बताओ, ये चीज़ मैंने अभी भी पढ़ाया है, लेक्चर आपका पढ़ा भी होगा यूट्यूब में। बताऊं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, ये कोटेशन भी मैंने याद करने के लिए बोला था आप लोग को। प्रभाषणी अध्याय, सी आंसर जाएगा इसका। नाउ 14th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 14th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और वो रहा ये। क्या बोला गया है? वैद्य की तस्कर वृत्ति का वर्णन सुश्रुत संहिता के किस अध्याय में किया गया है? बताओ वैद्य की तस्कर वृत्ति का वर्णन सुश्रुत संहिता के किस अध्याय में किया गया है? ऑप्शन ए है अध्याय 3, ऑप्शन बी है अध्याय 5, ऑप्शन सी है अध्याय 4 और ऑप्शन डी है अध्याय 1। ये भी मैंने प्रॉपर बोला था कि इसको भी याद करो, अभी भी लेक्चर पढ़ा ही है यूट्यूब में इसका भी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करना। तो वैद्य की तस्कर वृत्ति का जो वर्णन है सुश्रुत संहिता के अध्याय 4 में किया गया है, 4th चैप्टर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
15th नंबर का क्वेश्चन मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ और 3th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? किस ऋतु में दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोलनी चाहिए? बताओ, किस ऋतु में दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोलनी चाहिए? ये भी मैंने बताया था, इसका भी लेक्चर ही पढ़ा है। ऑप्शन ए है हेमंत शिशिर ग्रीष्म, ऑप्शन बी है शरद ग्रीष्म वर्षा, ऑप्शन सी है शरद हेमंत शिशिर और ऑप्शन डी है ग्रीष्म वर्षा हेमंत। बताओ, किस ऋतु में दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोलनी चाहिए? फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो किस ऋतु में? तो शरद ग्रीष्म वर्षा, बी आंसर जाएगा आपका। शरद ग्रीष्म वर्षा ऋतु में मेरे लिए जो है व्रण की पट्टी खोलनी चाहिए, बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। तिर्यक छेदन योग्य स्थान है। तो तिर्यक छेदन योग्य स्थान क्या है? ऑप्शन ए है हस्तपाद, ऑप्शन बी है कुक्षी कक्षा, ऑप्शन सी है गुद मेट्र और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताओ, तिर्यक छेदन योग्य स्थान कौन से हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो तिर्यक छेदन योग्य जो स्थान है वो कुक्षी और कक्षा को बोला गया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका 16 का? बी आंसर जाएगा। तो तिर्यक छेदन योग्य स्थान कुक्षी और कक्षा बोला गया है, बी आंसर जाएगा 16 का। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 17th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 17th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? निम्न में से चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ व्रण के लक्षण नहीं है। निम्न में से चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ व्रण के लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है आयत, ऑप्शन बी है सूक्ष्म, ऑप्शन सी है सुविभक्त और ऑप्शन डी है निराश्रय। बताओ, निम्न में से चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ व्रण के लक्षण नहीं है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपना अपना आंसर मैच करो। निम्न में से चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ व्रण का लक्षण नहीं है, तो वो आपका आंसर जाएगा सूक्ष्म, बी आंसर जाएगा आपका 17th का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया 18 नंबर के क्वेश्चन में? तो व्रण के रक्षा मंत्र में सोम किसकी रक्षा करता है? बताओ, ये भी मैंने बोला था। व्रण के रक्षा मंत्र में सोम किसकी रक्षा करता है? बताओ। ऑप्शन ए है प्राणवायु, ऑप्शन बी है उदान वायु, ऑप्शन सी है व्यान वायु और ऑप्शन डी है अपान वायु। तो व्रण के रक्षा मंत्र में सोम किसकी रक्षा करते हैं? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो व्यान वायु की रक्षा करते हैं व्रण के रक्षा मंत्र में। व्यान, मैंने प्रॉपर सभी वायु का बताया था। तो व्यान जो है मेनली सोम किसकी रक्षा करता है? तो व्यान वायु की रक्षा करता है। तो 18 का आपका सी जाएगा। नाउ 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है इसमें? तो किस प्रकार का व्रण चिकित्सा कर्म में श्रेष्ठ नहीं होता है? तो किस प्रकार का व्रण चिकित्सा कर्म में श्रेष्ठ नहीं होता है? ऑप्शन ए है आपका वृत्त, ऑप्शन बी है आपका विशाल, ऑप्शन सी है निराश्रय और ऑप्शन डी है सुविभक्त। किस प्रकार का व्रण चिकित्सा कर्म में श्रेष्ठ नहीं होता है? ऑप्शन ए है वृत्त, ऑप्शन बी है विशाल, ऑप्शन सी है निराश्रय और ऑप्शन डी है सुविभक्त। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करना। तो किस प्रकार का व्रण चिकित्सा कर्म में श्रेष्ठ नहीं होता? तो वृत्त वाला जो है श्रेष्ठ नहीं होता। 19 का आपका आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है 20 नंबर के क्वेश्चन में? तो 20 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है दंत वेष्टक में कौन सा छेदन करना चाहिए? दंत वेष्टक में कौन सा छेदन करना चाहिए? ऑप्शन ए है चंद्रमंडल, ऑप्शन बी है अर्धचंद्राकार, ऑप्शन सी है वृत्त, ऑप्शन डी है तिर्यक। किस प्रकार का छेदन करना चाहिए दंत वेष्टक में? फाइनल आंसर जल्दी से बताओ। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करो। तो दंत वेष्टक में कौन सा छेदन करना चाहिए? तो दंत वेष्टक जो होता है उसमें मेनली जो छेदन करते हैं वो क्या है? तिर्यक छेदन किया जाता है। तो क्या जाएगा आंसर 20 का? डी आंसर जाएगा, तिर्यक छेदन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 21 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला गया है? शस्त्र कर्म रोमों की किस दिशा में करना चाहिए? ये भी मैंने बताया था, प्रॉपर बताओ। शस्त्र कर्म रोमों की किस दिशा में करना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रतिलोम, ऑप्शन बी है अनुलोम, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है तिर्यक। बताओ, शस्त्र कर्म रोमों की किस दिशा में करनी चाहिए? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना।
तो अनुलोम दिशा में करते हैं। इसके पीछे मैंने रीज़न भी बताया था कि अनुलोम दिशा में ही शस्त्र कर्म क्यों किया जाता है, क्योंकि अनुलोम दिशा में आपके लोमकूप होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। और जब क्या है आप अनुलोम दिशा में करते हो तो क्या होता है, जब आप अपोजिट दिशा में करते हो तो दिक्कत हो सकता है, मतलब जो व्रण है उसके निर्माण होने के चांसेस होते हैं, जबकि अनुलोम दिशा में जब आप शस्त्र कर्म करते हो तो नहीं होता है। तो अनुलोम दिशा आपको याद रखना है, 21 नंबर का बी आंसर जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अपन 22 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है 22 नंबर के क्वेश्चन में, तो लोद्र, प्रियंगु और पुनांग के वृक्ष किस ऋतु में पुष्पित होते हैं। चलो बताओ, ये भी बहुत ईजी है। लोद्र, प्रियंगु और पुनांग के जो वृक्ष है वो किस ऋतु में पुष्पित होते हैं। ऑप्शन ए है वसंत ऋतु, ऑप्शन बी है शरद ऋतु, ऑप्शन सी है प्राविट ऋतु और ऑप्शन डी है हेमंत ऋतु। किस ऋतु में जो है पुष्पित होते हैं ये आप लोग को बताना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करो। तो लोद्र, प्रियंगु और पुनांग के जो वृक्ष हैं वो हेमंत ऋतु में पुष्पित होते हैं। डी आंसर जाएगा यहाँ पे 22 का। नौ 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है 23 नंबर के क्वेश्चन में, तो निम्न में से ऋतु व्यापक का मुख्य कारण है। निम्न में से ऋतु व्यापक का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है आपका प्रज्ञापराध, ऑप्शन बी है अदुष्ट यानी कि अधर्म, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो निम्न में से ऋतु व्यापक यानी का मुख्य कारण है, तो प्रज्ञापराध, अदुष्ट यानी कि अधर्म, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो निम्न में से ऋतु व्यापक का प्रमुख कारण क्या है बताओ। 23 नंबर का आंसर बताओ। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करो। तो अधर्म यानी कि अदुष्ट, यहाँ पे आपका आंसर जाएगा बी आंसर जाएगा, ऋतु व्यापक का मुख्य कारण। फिर 24 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। और 24 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है, सुश्रुत अनुसार दोष उपचय प्रकोप प्रशमन में से सम्मिलित ऋतु नहीं है, बताओ। अगेन क्वेश्चन समझो, 24 नंबर का। नाउ 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है शरद, ऑप्शन बी है शिशिर, ऑप्शन सी है हेमंत और ऑप्शन डी है ग्रीष्म। सुश्रुत अनुसार दोषोपचय प्रकोप प्रशमन में से सम्मिलित ऋतु नहीं है। ऑप्शन ए है शरद, ऑप्शन बी है शिशिर, ऑप्शन सी है हेमंत और ऑप्शन डी है ग्रीष्म। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करो। तो मेनली कौन सी ऋतु नहीं है, तो शिशिर ऋतु नहीं है। 24 का आपका आंसर क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 25 नंबर के क्वेश्चन में, तो सुश्रुत अनुसार दोषों के चय प्रकोप आदि के आधार पर ग्रीष्म ऋतु किस महीने में होता है, ग्रीष्म ऋतु किस माह में आता है, बताओ। ये भी अपन लोगों ने प्रॉपर इसको मैं कोड के साथ में आप लोगों को बताया था। सुश्रुत अनुसार दोषों के चय प्रकोप के आधार पर ग्रीष्म ऋतु किस माह में आता है। ऑप्शन ए है ज्येष्ठ आषाढ़, ऑप्शन बी है वैशाख ज्येष्ठ, ऑप्शन सी है चैत्र वैशाख और ऑप्शन डी है फाल्गुन चैत्र। फाइनल आंसर बताइए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो सुश्रुत अनुसार दोषों के चय प्रकोप आदि के आधार पर ग्रीष्म ऋतु किस माह में आता है, तो वो वैशाख और ज्येष्ठ। बी आंसर जाएगा आपका, 25 तक आपका बी आंसर जाएगा। नाउ 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है इसमें, तो यहाँ पे बोला गया है डैश निस्सारम रुक्षम अतिमात्रम लघ्वयो भवंत्यो पश्य। इस ऋतु के संदर्भ में, मतलब किस ऋतु के संदर्भ में कहा गया ये आप लोग को बताना है। 26 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है हेमंत ऋतु, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु और ऑप्शन डी है शरद ऋतु। किस ऋतु के संदर्भ में ये चीज़ कहा गया है। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो ये मेनली ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में कहा गया है। क्या जाएगा आपका आंसर, सी जाएगा, ग्रीष्म ऋतु 26 का सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद में 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो रहा ये। क्या बोला गया 27 नंबर के क्वेश्चन में, तो तप तपस्य मासों से कौन सी ऋतु बनती है। तो तप तपस्य मासों से
कौन सी ऋतु बनती है? ऑप्शन ए है शिशिर ऋतु, ऑप्शन बी है वसंत ऋतु, ऑप्शन सी है हेमंत ऋतु और ऑप्शन डी है शरद ऋतु। तो तप तपस्य मासों से कौन सी ऋतु बनती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताओ सुश्रुत के अनुसार। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो तप तपस्य किसको लिए बोला गया है? शिशिर ऋतु के लिए बोला गया है। 27 का आंसर क्या जाएगा आपका? ए जाएगा। नाउ 28 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है 28 नंबर के क्वेश्चन में? तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, स्वभाव से पैतृक व्याधि का समन किस ऋतु में होता है? अगेन क्वेश्चन समझो 28 नंबर का, कि स्वभाव से पैतृक व्याधि का समन किस ऋतु में होता है? ऑप्शन ए है शरद ऋतु, ऑप्शन बी है हेमंत ऋतु, ऑप्शन सी है शिशिर ऋतु और ऑप्शन डी है सभी। बताओ स्वभाव से पैतृक व्याधि का समन किस ऋतु में होता है? शरद, हेमंत, शिशिर, सभी। नौ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो स्वभाव से पैतृक व्याधि का समन कौन से ऋतु में होता है? तो हेमंत ऋतु में होता है। बी आंसर जाएगा आपका 28 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद में 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 29 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? कितने संवत्सर का एक युग माना गया है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ चुका है, बात करो, बताओ कितने संवत्सर का एक युग माना गया है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 100। कितने संवत्सर का एक युग माना गया है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, तो 5 संवत्सर का एक युग माना गया है। मैच करते चलो, सी आंसर जाएगा यहाँ पे आपका 29 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 30 नंबर के क्वेश्चन में? तो निम्न में से काल के पर्याय हैं। क्या है आपका काल का पर्याय? ऑप्शन ए है भगवान, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी है आपका अनादि और ऑप्शन डी है सभी। बताओ काल का पर्याय क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो भगवान, स्वयंभू और अनादि तीनों बोला जाता है काल के पर्याय है, तीनों ही काल के पर्याय हैं। तो क्या जाएगा आंसर? डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 31 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? महामारी को आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? तो महामारी को आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? ऑप्शन ए है जनपदोध्वंस, ऑप्शन बी है जनमारक, ऑप्शन डी है मरक, ऑप्शन सी है मरक और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी बहुत ईजी है, जल्दी बताओ। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो महामारी को आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? तो मरक कहा है। सी आंसर जाएगा 31 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 31 के बाद में 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो ये रहा। ये तो 32 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो वात वृष्टि या वाकुल दिशा किस ऋतु में होता है? बताओ। तो वात वृष्टि या आकुल दिशा किस ऋतु में होता है? ऑप्शन ए है वसंत, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है शिशिर और ऑप्शन डी है शरद। 32 का आंसर बताओ जल्दी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये मेरे लिए शिशिर ऋतु के लिए बोला गया है। क्या जाएगा आंसर आपका? सी जाएगा यहाँ पे, शिशिर ऋतु 32 का सी। नाउ 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया 33 नंबर के क्वेश्चन में? तो एक युग कितने वर्षों का होता है? एक युग कितने वर्षों का होता है? 33 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका 100, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 5। बहुत ईजी है ये भी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो 5 वर्षों का एक युग होता है। 33 का डी आंसर जाएगा। नाउ 34 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो रहा ये। क्या बोला गया 34 नंबर के क्वेश्चन में? तो यहाँ पे बोला गया है पूर्वाहन में किस ऋतु के लक्षण मिलते हैं? तो पूर्वाहन में किस ऋतु के लक्षण मिलते हैं? ऑप्शन ए है आपका हेमंत ऋतु, ऑप्शन बी है शरद ऋतु, ऑप्शन सी है वसंत ऋतु और ऑप्शन डी है शिशिर ऋतु। 34 का आंसर बताना है। तो पूर्वाहन में किस
ऋतु के लक्षण आपको मिलते हैं, हेमंत, शरद, वसंत, शिशिर। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो मेनली पूर्वाहन में किस ऋतु के लक्षण मिलते हैं? तो आंसर जाएगा आपका सी, वसंत ऋतु के लक्षण देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। 34th के बाद में 35th नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 35th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और 35th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। 35th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सुश्रुत संहिता में किस ऋतु में ऋतु गणना शुरू की गई है? ये बताओ, सुश्रुत संहिता में किस ऋतु में ऋतु गणना शुरू की गई है? ऑप्शन ए है वसंत ऋतु, ऑप्शन बी है हेमंत ऋतु, ऑप्शन सी है शरद ऋतु, और ऑप्शन डी है शिशिर ऋतु। तो सुश्रुत संहिता में किस ऋतु में ऋतु गणना शुरू की गई है? नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सुश्रुत संहिता में किस ऋतु में ऋतु गणना शुरू की गई है? तो आंसर है आपका डी, शिशिर ऋतु में मिलनी जो है सुश्रुत संहिता में ऋतु गणना शुरू की गई है। तो 35th का आपका डी आंसर जाएगा। नाउ 36 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, मैच करते चलना अपने अपने आंसर। इसका डी है। 36 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। तो डैश पाल्यती प्रजा किसके लिए बोला गया है? ऑप्शन ए है पित्त, ऑप्शन बी है त्रिदोष, ऑप्शन सी है रस, और ऑप्शन डी है वायु। बताओ, डैश पाल्यती प्रजा। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करना। तो वायु पाल्यती प्रजा क्या जाएगा? तो आंसर वायु जाएगा, मतलब डी आंसर जाएगा 36 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। पता है मुझे थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको स्पीड बढ़ाना है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, एक एक लाइन का क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इस वजह से अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। जल्दी आपको इतना ही टाइम वहाँ पे मिलेगा, ऐसा आप समझ के चलो। 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया? सुश्रुत अनुसार यंत्र दोष है। कितने हैं यंत्र दोष सुश्रुत अनुसार? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 24, और ऑप्शन डी है 16। ये भी इजी है, एक लाइन का क्वेश्चन है। फाइनल आंसर पुटअप करो। नाउ फाइनल आंसर मैं दे रहा हूँ। तो सुश्रुत अनुसार यंत्र जो दोष बताए गए हैं वो 12 बताए गए हैं। ये आंसर जाएगा यहाँ पे, ये 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद में मिला लो, ठीक है, मैच कर लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं। तो 38 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और 38 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? प्रशस्त यंत्र का प्रमाण कितना होना चाहिए? बताओ, प्रशस्त यंत्र का प्रमाण कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका 12 अंगुल, ऑप्शन बी है 16 अंगुल, ऑप्शन सी है 18 अंगुल, और ऑप्शन डी है 20 अंगुल। बताओ, प्रशस्त यंत्र का प्रमाण कितना होना चाहिए? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो प्रशस्त यंत्र का जो प्रमाण है वो कितना होना चाहिए? तो आपका है 18 अंगुल। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े, मैच करते चलो। 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। तो 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और वो 39 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? दैव आकृति खलीमुखी यंत्र का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रमार्जन, ऑप्शन बी है क्षार औषध प्राणिधानार्थ, ऑप्शन सी है अग्निकर्म, और ऑप्शन डी है स्रोतोगत शल्यहरण। बताओ, 39 नंबर का आंसर बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो ये क्षार औषध प्राणिधानार्थ मेनली जो है द्रव्य आकृति खलमुखी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या जाएगा? तो 39 का आपका बी आंसर जाएगा। नाउ 40 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 40 नंबर का क्वेश्चन मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ, और 40 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? स्वास्तिक यंत्र का प्रमाण कितना है? तो स्वास्तिक यंत्र का प्रमाण कितने हैं? ऑप्शन ए है 18 अंगुल, ऑप्शन बी है 16 अंगुल, ऑप्शन सी है 12 अंगुल, और ऑप्शन डी है 8 अंगुल। एक ही बार में आप लोग को आंसर आ जाना चाहिए। जाओ, नाउ मैं फाइनल आंसर दे रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो स्वास्तिक यंत्र का जो प्रमाण होता है वो 18 अंगुल होते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? ए जाएगा यहाँ पे आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 40 के बाद में 41 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और 41 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या बोला गया है? जामुन फल के मुख के समान शलाकाओं की संख्या कितनी है? तो जामुन फल के मुख के समान शलाकाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 5। बताओ,
जामुन फल के मुख के समान शलाकाओं की संख्या कितनी है? 41 नंबर का क्वेश्चन। नाउ फाइनल आंसर मैं दे रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो जामुन फल के मुख के समान शलाकाओं की जो संख्या है वो आपका 3 बताया गया है। क्या जाएगा आंसर? सी जाएगा यहाँ पे, 41 का सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 41 के बाद 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ, और 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया? इसमें से जो गलत युग्म है उसको अपने को खोजना है, ठीक है, सुश्रुत अनुसार। तो ये बताओ, गलत युग्म को अपने को खोजना है। तो पहला आपका बोला गया है ताल जो है वो 2 होते हैं, नाड़ी यंत्र की संख्या 20 बताई गई है, उपयंत्र जो है 28 होते हैं, और स्वास्तिक यंत्र 24 होते हैं। बताओ कौन सा गलत है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, ताल 2 होते हैं, एक ताल द्विताल। तो पहला तो सही है। दूसरा बोला गया है नाड़ी यंत्र 20 होते हैं, ये भी सही है। उप यंत्र की संख्या 28 बताई गई है, तो ये गलत है, सी आपका गलत है, स्वास्तिक 24 ही है। तो यहाँ पे आपका 42 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। गलत युग्म को अपने को खोजना था, तो 42 का आपका सी हो गया। नाउ 43 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये रहा, ठीक है। उपयंत्र कितने हैं? 25 हैं, तो 28 दिया गया था, तो वो गलत हुआ। यहाँ पे आपका 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैं प्लॉट किया हूँ। क्या बोला गया है? शल्य निर्हरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन से हैं? तो शल्य निर्हरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ यंत्र यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है ताल यंत्र, ऑप्शन बी है नाड़ी यंत्र, ऑप्शन सी है कंकुमुख यंत्र, और ऑप्शन डी है सिंहमुख यंत्र। बताओ शल्य निर्हरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए ताल यंत्र, ऑप्शन बी नाड़ी यंत्र, ऑप्शन सी कंकुमुख यंत्र, और ऑप्शन डी सिंहमुख यंत्र। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो शल्य निर्हरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जो यंत्र है वो आपका कंकुमुख को बोला गया है। 43 का आपका सी आंसर जाएगा। नाउ 44 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया? सुश्रुत मतानुसार मसूर दल मात्रामुख शलाका का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो सुश्रुत मतानुसार मसूर दल मात्रामुख शलाका का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका चालन, ऑप्शन बी है व्यूहन, ऑप्शन सी है स्रोतोगत शल्य, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 44 का आंसर देना है आप लोगों को। सुश्रुत मतानुसार मसूर दल मात्र मुख शलाका का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ना फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो सुश्रुत मतानुसार मसूर दल मात्रा मुख शलाका का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो आपका स्रोतोगत शल्य के निकालने के लिए। क्या आ जाएगा? 44 का सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 44 के बाद में 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और वो रहा ये। क्या बोला गया है? गूढ़ शल्य का निर्हरण किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो गूढ़ शल्य का निर्हरण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है आपका सिंहमुख, ऑप्शन बी है आपका कंकमुख, ऑप्शन सी है द्वीपिक मुख, और ऑप्शन डी है आपका व्याघ्रमुख। बताओ मूढ़ गर्भ का निर्हरण किस यंत्र से किया जाता है? नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करो। तो गूढ़ गर्भ है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, गूढ़ गर्भ है, ये थोड़ा ध्यान रखना, गूढ़ गर्भ का। चलो बताओ। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, गूढ़ गर्भ जो शैल्य है उसको निकालने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका कंकमुख यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? 45 का आपका बी जाएगा। ओके, नाउ 46 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। गूढ़ गर्भ के बाद में 46 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? तो मूत्र वृद्धि यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? तो मूत्र वृद्धि यंत्र किस प्रकार का यंत्र है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है आपका स्वास्तिक यंत्र, ऑप्शन बी है संदंश यंत्र, ऑप्शन सी है ताल यंत्र, और ऑप्शन डी है नाड़ी यंत्र। तो मूत्र वृद्धि यंत्र किस प्रकार का यंत्र है, ये आप लोग को बताना है 46 का। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो मूत्र वृद्धि यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? तो नाड़ी यंत्र है, डी आंसर जाएगा आपका 46 का आपका डी। नाउ 47 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और 47 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? निरुद्ध प्रकाश यंत्र और सन्निरुद्ध गुद यंत्र किस प्रकार के यंत्र हैं? अगेन 47, निरुद्ध प्रकाश यंत्र, सन्निरुद्ध गुद यंत्र किस प्रकार के यंत्र हैं? ऑप्शन ए है स्वास्तिक यंत्र, ऑप्शन बी है संदंश यंत्र, ऑप्शन सी है ताल यंत्र, और ऑप्शन डी है नाड़ी यंत्र। किस प्रकार के यंत्र हैं, ये आप लोग को बताना है।
नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो ये किस प्रकार के यंत्र हैं, तो डी आंसर जाएगा यहाँ पे, नाड़ी यंत्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है, शरारी मुख शस्त्र का प्रमाण क्या होता है। तो शरारी मुख शस्त्र का प्रमाण क्या होता है, ऑप्शन ए है 8 अंगुल, ऑप्शन बी है आपका 6 अंगुल, ऑप्शन सी है 10 अंगुल और ऑप्शन डी है 5 अंगुल। तो शरारी मुख शस्त्र का प्रमाण क्या होता है। तो फाइनल आंसर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी है ये भी। तो 10 अंगुल होते हैं। आंसर क्या जाएगा 48 का, आपका सी आंसर जाएगा। फिर 49 नंबर की क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है 49 नंबर के क्वेश्चन में, तो मंडलाग्र और करपत्र शस्त्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए। 49 नंबर का मंडलाग्र और करपत्र शस्त्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए। ऑप्शन ए है छेदन वेदन, ऑप्शन बी है छेदन भेदन, ऑप्शन सी है विस्त्रावणेषण और ऑप्शन डी है छेदन लेखन। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करो। तो मंडलाग्र और करपत्र शस्त्र का प्रयोग मेनली छेदन लेखन कर्म के लिए करना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी जाएगा यहाँ पे 49 का। नाउ आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे अपन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये रहा। तो विस्त्रावण कर्मार्थ किस शस्त्र का प्रयोग होता है। तो विस्त्रावण कर्मार्थ किस शस्त्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है अटिमुख, ऑप्शन बी है अंतर्मुख, ऑप्शन सी है कुशपत्र और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो विस्त्रावण कर्मार्थ किस शस्त्र का प्रयोग होता है। नाउ फाइनल आंसर आज का। तो अटिमुख का भी प्रयोग होता है, अंतर्मुख का भी प्रयोग होता है और कुशपत्र का भी प्रयोग होता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी जाएगा यहाँ पे, विस्त्रावण कर्मार्थ। नाउ यहाँ पे आप लोगों ने 50 तक के क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व कराया हूँ। बाकी 51 से लेकर के 100 तक का मैं PDF प्रोवाइड करूँगा विथ आंसर। तो आप लोगों को उसको भी थोड़ा देखना है, और ये जो है इसको भी आपको ध्यान देना है, कितने नंबरिंग हो रहे हैं वो आपको प्रॉपर बताना है मुझे। तो ओके, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट में इसके आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।